हाय एवरीवन। एक सवाल आजकल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और उस सवाल का नाम है कि भाई रेफ्यूजी वीजा कनाडा में क्या होता है, कनाडा में असाइलम कैसे अप्लाई करें। इसके बारे में थोड़ी डिटेल शेयर कर दे। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तमाम चीजें पता चल जाएगी कि रेफ्यूजी वीजा क्या होता है, असाइलम वीजा क्या होता है, रेफ्यूजी वीजा की कौन कौन सी टाइप्स होती है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है इनलैंड और आउटलैंड। इनलैंड में भी दो मजीद टाइप होती है, जैसे कि कन्वेंशन, और कन्वेंशन के अलावा आपके पास होती है प्रोटेक्टेड। तो ये दो टाइप्स है। इसके अलावा अगर आपने रेफ्यूजी क्लेम अप्लाई कर दिया है तो क्या आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। जब तक आपने रेफ्यूजी क्लेम अप्लाई किया और आपकी कोर्ट की हियरिंग नहीं आई है, तो कोर्ट की हियरिंग जब तक आपकी नहीं आई है, क्या आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या थोड़े बहुत पैसे देगी आपको सर्वाइवल के लिए। ये तमाम बातें इस वीडियो में करेंगे। इसकी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, जो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ये क्लियरली डिस्कस करेंगे कि भाई आपको अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से रेफ्यूजी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी अथॉरिटीज है जहाँ पे जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी अथॉरिटीज जो है इसको चेक करेगी। ट्रिब्यूनल में जब आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल जो है आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई करें, और क्या ये वीज़ा अप्लाई करना सही है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले पार्ट में, जिसमें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब हमने वीडियो की शुरुआत की तो सबसे पहले बात करेंगे भाई ये रेफ्यूजी वीज़ा होता क्या है। तो ये जो रेफ्यूजी और असाइलम वीज़ा है, ये जो है अगर आप अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं करते तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हम आपकी कंट्री में आना चाहते हैं, हमें हमारी कंट्री में खतरा है। अब वो खतरा किसी भी किस्म का हो सकता है। तो इसकी जो है दो टाइप्स है। पहली टाइप है इनलैंड और आउटलैंड। इनलैंड का मतलब कि आप कनाडा के अंदर आओ और उसके बाद आप अप्लाई करो। और दूसरी टाइप होती है आउटलैंड। आउटलैंड का मतलब होता है कि आप जो है अपने ही मुल्क से बैठ के रेफ्यूजी अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो आउटलैंड वाली टाइप है, कौन लोग हैं जो अपने मुल्क से बैठ के रेफ्यूजी अप्लाई कर सकते हैं? इनमें वो लोग होते हैं जिनकी कंट्री में वॉर है या कोई अजीब से सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जैसे कि सीरिया हो गया। खैर पैलेस्टीन को तो इस वक्त नहीं दे रहे, हमारी दुआ है पैलेस्टीन में भी जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उनको भी कैनेडियन गवर्नमेंट दे, बट इस वक्त नहीं दे रही है। तो पैलेस्टीन को दे नहीं रही है। सीरिया हो गई, अफगानिस्तान हो गई, यूक्रेन, रशिया वॉर है तो यूक्रेनियंस जो है वो आ रहे हैं। तो ये लोग अपनी कंट्री में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंट्री में इस वक्त जंग चल रही है। तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हम जो उसकी एक फीस होती है वो बताते हैं कि हम कनाडा आके ये करेंगे, हम यहाँ पे ये करते थे, आपकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा और आप हमें रेफ्यूजी ग्रांट कीजिए। तो ये आउटलैंड हो गया। अब आती है इनलैंड। इनलैंड में भी आपकी दो किस्में होती है। इनलैंड में एक किस्म होती है जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन रेफ्यूजी। कन्वेंशन रेफ्यूजी वो रेफ्यूजी होते हैं जैसे अगर आपकी कंट्री में आपने कोई पॉलिटिकल ओपिनियन दे दिया और लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए, या आपके रेस, आपके रिलीजन, या आपकी कोई भी ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपको जो है लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए, तो आप ये जो कंट्रीज है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और इनसे आप कहते हो मुझे कन्वेंशन रेफ्यूजी वीजा दे दो और मेरी जान को खतरा है। ये आपको प्रूफ करना होता है कि आपकी जान वहाँ पे सेफ नहीं है। और दूसरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पर्सन जो नीड ऑफ प्रोटेक्शन है, ये क्या होता है कि आपकी जान को खतरा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपकी लाइफ को खतरा है, आप पे कुछ है, तो ये इसकी दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, एक है प्रोटेक्शन कैटेगरी और एक है कन्वेंशन कैटेगरी। अब इन कैटेगरीज के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो बात आप पहले दिन आके एयरपोर्ट पर करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें इनलैंड अप्लाई होती है, तो जब भी आप इनलैंड आके अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी स्टेटमेंट जो है हमेशा सेम रखनी है। क्योंकि हो सकता है कि आप आए और आप पुलिस वालों को, सीबीएसए या जितनी भी अथॉरिटीज है जो पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे आपको मिलेगी, और हो सकता है आप डर जाए और पहले आप कुछ स्टेटमेंट दें और जब आप ट्रिब्यूनल के सामने जाए आप दूसरी स्टेटमेंट दें। और जब आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स देंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि आपकी जो है हियरिंग में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए और अनफॉर्चुनेटली आपको जो है असाइलम ग्रांट ना किया जाए। तो असाइलम ग्रांट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप किस प्लानिंग से आ रहे हैं, और आपकी स्टेटमेंट्स हमेशा सही रहनी चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा और आप अपने पॉइंट्स को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपकी जान को खतरा है किसी भी वजह से, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के प्रूफ भी चाहिए होंगे। इसके अलावा एक और सवाल जो मुझसे हमेशा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई अगर हमने रेफ्यूजी अप्लाई कर दिया तो क्या आप कभी हमारे कंट्री वापस जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं रेफ्यूजी अप्लाई करूंगा फिर मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप रेफ्यूजी अप्लाई करते हो तो आपके पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ले लेती है और आपको रहने की इजाजत देती है जब तक आपकी हियरिंग नहीं होती। और हियरिंग के बाद अगर आपको अलॉट हो गया तो फिर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। उसके बाद आप पीआर लगा सकते हो, पीआर के बाद आप सिटीजनशिप लगा सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, जैसे इंडिया है। इंडिया जो है, अगर आप कैनेडियन सिटीजन बन गए तो आप वापस इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते।
और इंडियन जो है वो आपको वीजा भी नहीं देती, इंडियन एम्बेसी। इस तरह बहुत सारी एम्बेसीज दुनिया की डिफरेंट मुल्कों की आपको वीजा नहीं देती, क्योंकि आप कहते हो कि मुझे अपनी होम कंट्री से प्रॉब्लम है। तो होम कंट्री की एम्बेसी हमेशा यही कहती है अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी जान को नुकसान है, तो आपको वापस क्यों जाना है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रेफ्यूजी वीजा पे आ गए तो ये बहुत बहुत रेयर चांस है कि आप अपनी कंट्री वापस जा पाएंगे। मोस्ट लाइकली यही होता है कि जब आपका इंतकाल हो जाता है आप उसके बाद जा सकते हैं, वरना बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस हुए कि कोई चला गया हो, वरना लोग नहीं जा पाते। इसके अलावा हम और भी कुछ बात करते हैं कि भाई क्या हेल्थ और एजुकेशन बेनिफिट्स, जब आप कनाडा आ गए, आपने रेफ्यूजी अप्लाई कर दिया और उस वक्त क्या आपको वर्क परमिट मिलेगा, क्या आपको काम करने की इजाजत मिलेगी? यस, अल्टीमेटली, क्योंकि हियरिंग में लगता है टाइम। हियरिंग में मतलब 4 महीने 6 महीने, और अभी तो साल भर से ज्यादा भी टाइम लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा बैकलॉग है। तो इस दौरान गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट दे देती है। कुछ इनिशियली आपको ऑन्टेरियो वर्क्स है, डिफरेंट इदारे होते हैं जो आपको कुछ पेमेंट्स आपको अलॉट कर देते हैं। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, और ड्यूरिंग द टाइम आपका हेल्थ कार्ड भी बन जाता है अगर आप क्लेम में हो। जब आपकी हियरिंग होती है उसके बाद ही डिसीजन आता है कि क्या होगा, बट गवर्नमेंट को पता है कि ये बहुत बड़ा टाइम है, तकरीबन 6 महीने साल भर भी लग सकता है। तो ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि रेफ्यूजी वीजा अगर आपने अप्लाई करना है कनाडा में तो आप किस तरीके से रेफ्यूजी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको लॉयर की जरूरत है या आपको लॉयर की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अप्लाई करने के बाद आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, अगर आप बाद में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आपके साथ पेश आ सकते हैं, और शुरू से आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो ये वीडियो जो है हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना कि भाई रेफ्यूजी वीजा सही है, ये क्लेम करना चाहिए, इस वीजा पे पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से बाहर जाना चाहिए। कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अपनी मोहब्बतें मुझे शो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।